single day. I'm gonna make something great. वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन एंड एजुकेशन हब। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 है, उसका पार्ट 2 कर रहे हैं हम। एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर का नाम है और ये उसका पार्ट 2। इससे पहले एक पार्ट बना दिया है, वो देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अच्छा, सबसे पहले एक बात बता दूं, ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ अभी जो कोरोना से परेशान है, स्कूल नहीं लग रहे हैं, घर पे बैठे हैं, अच्छे से पढ़ें पूरी कंसंट्रेशन से। और जब भी ये वीडियो देखना स्टार्ट करें, ये क्या कोई भी मेरी भी वीडियो देखेंगे आप, वो 40 से 50 मिनट की होती है, तो वो आप देखें तो वो पूरी देखें। ऐसा नहीं कि आपने देखना शुरू कर दिया आधा फिर रहने दिया। अगर आप सही से पढ़ने लगोगे तो आपको मैं कह रहा हूं कि बहुत ही अच्छे से समझ आएगा, बट आपको देखनी पूरी वीडियो। तो चलो ज्यादा बात नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में, उनके कुछ पोस्टुलेट्स से, उनके कुछ पॉइंट्स से वो हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद आज हम कुछ आगे पढ़ने वाले हैं, राइटिंग केमिकल फॉर्मूलाज। केमिकल फॉर्मूला वो कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। तो केमिकल फॉर्मूला सीखने से पहले आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आनी चाहिए, उसका नाम है वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है वो बताता हूं सबसे पहले तो आपको। तो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी आपको पता होगी, अगर नहीं पता तो पुरानी वीडियोस देख लेना। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑक्टेट नंबर के नाम से, ऑक्टेट थ्योरी, स्टेबिलिटी, व्हाई एटम्स कंबाइन, वो जरूर देखना, तब जाकर के समझ आएगी। वैसे बता दूं वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी होती है किसी भी एटम की वो कितने दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करेगा, या अगर मैं वैसे बोलूं तो वैलेंसी हैंड्स के बराबर हो सकती है। हैंड्स के बराबर मतलब सपोज आपने देखा होगा हमारे जो देवी देवता होते हैं उनके बहुत सारे हाथ होते थे, ठीक है। तो उनके जितने सारे हाथ होते थे उन सभी हाथों में उनके पास क्या होते थे, कुछ ना कुछ शस्त्र, हथियार वगैरह होते थे, है ना। तो जितने हाथ उतने शस्त्र। तो यही समझ लो कि कोई एटम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक एटम में ड्रॉ कर लेता हूं, ये एटम है, इसके सपोज 1 2 3 4 हाथ हैं। तो जितने इसके हाथ हैं उतने ही हाथों से किसी और एटम से जुड़ सकता है ना, समझ रहे हो। तो जितने इसके हाथ हैं ये उतने ही किसी और एटम से जुड़ सकेगा। तो इसी तरीके से वैलेंसी है। वैलेंसी भी एटम के हाथ हैं, वो जितने उसके ज्यादा हाथ होंगे उतने ही ज्यादा एटम से जुड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन की वैलेंसी है 4, यानी कि कार्बन के 4 हाथ हैं और ये 4 एटम से जुड़ सकता है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, इसके हाथ 3 है, ये 3 एटम से जुड़ सकता है। ऑक्सीजन, इसकी 2 वैलेंसी है, यानी कि इसके 2 हाथ हैं, ये 2 एटम से जुड़ सकता है। तो इस तरीके से एटम्स जुड़ते हैं, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूले लिखने के लिए आपको सबसे पहले वैलेंसी पता होनी चाहिए। और वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि वो कितना, आप वैलेंसी की डेफिनेशन अगर बताऊं तो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कि कितने दूसरे एटम से वो कंबाइन करेगा। यहाँ पे बहुत सारे हैं, ये टेबल मैंने बना रखा है, मतलब एक फोटो लगाई है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें एटम जैसे ऐसे हाइड्रोजन है, उसका सिंबल H है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन K शेल में आता है। ये KLMN मैंने ऑक्टेट थ्योरी और इससे पुरानी वीडियोस हैं, चैप्टर 3 चैप्टर 4 अभी बना दिए, वो सब देखो तभी जाकर के समझ आएगा। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट यहाँ वीडियो में आ गए तो इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पूरा एक अपने एक टेबल बना रखा है, इसमें वैलेंसी लिखी हुई है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, हीलियम की वैलेंसी 0, लिथियम की वैलेंसी कितनी दे रखी है यहाँ पे 1, ठीक है। बेरिलियम की 2, ऐसे करके वैलेंसी दे रखी है। जैसे अभी मैंने आपको कार्बन बोला था, कार्बन की वैलेंसी देखो कितनी दे रखी है 4, ठीक है। ऐसे ही नाइट्रोजन की भी बोल रहा था मैं, उसके नाइट्रोजन की है 3, ऑक्सीजन की बोली थी 2। तो वैलेंसी कैसे ही है, ये 0 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से चलती रहती है, ठीक है। तो ये वैलेंसी है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं अगर पोटेशियम की वैलेंसी देख रहे हो कितनी है 1 है। तो ये हमेशा एक ही एलिमेंट से जुड़ सकता है। तो एक कंपाउंड होता है पोटेशियम आयोडाइड Ki, तो पोटेशियम एक ही आयोडीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से कैल्शियम की वैलेंसी देख रहे हो कितनी है, वो है 2 है। तो ये किससे जुड़ेगा, आपने एक कंपाउंड सुना हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ठीक है। तो ये 2 से जुड़ेगा। अच्छा, ये कंपाउंड तो आपने सुना ही सुना होगा, इसका नाम है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो देखो सोडियम कहाँ पे है, यहाँ पे रहा सोडियम की वैलेंसी देख रहे हो कितनी है 1। तो ये कितने क्लोरीन के साथ जुड़ा है 1। क्लोरीन की वैलेंसी देखोगे, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है 1। कितने सोडियम के साथ जुड़ा है 1। तो ये कंपाउंड तभी जुड़ते हैं जब उनकी वैलेंसी सेम हो। अगर उनकी वैलेंसी सेम नहीं है तो वैलेंसी को सेम बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड और बताता हूं, जैसे एक कंपाउंड आपने बहुत आराम से सुना है CO2। तो कार्बन की वैलेंसी अगर टेबल में देखोगे तो 4 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी देखोगे तो 2 है। तो 4 हाथ वाला 2 हाथ के साथ कैसे जुड़ेगा, नहीं जुड़ सकता। इसलिए ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 2 और 2 कितने हो गए 4,
तभी तो 4 कार्बन के साथ जुड़े। समझ में आई बात? नहीं समझ आई? एक एग्जांपल और लेता हूँ। एक कंपाउंड बनता है NH3, अमोनिया इसका नाम है। टेबल में देखोगे तो ये रहा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3। हाइड्रोजन की वैलेंसी देखोगे तो 1। तो नाइट्रोजन के कितने हाथ हुए? नाइट्रोजन के हाथ हुए 3, क्योंकि वैलेंसी है 3। हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, तो इसका हाथ हुआ 1। तो 3 हाथ वाला एक हाथ वाले के साथ कैसे जुड़ेगा? नहीं जुड़ सकता, इसलिए एक एक हाथ वाले 3 बंदे आ गए, 1 2 3। तो ये 3 हाथ वाले इन 3 के साथ जुड़ गए। ठीक है, 3 हाथ वाले में क्यों बोल रहा हूं? मैंने बोला था वैलेंसी इज लाइक अ हैंड। कितने हैंड है किसी एटम के? तो ये कंपाउंड में हम पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एक तो ये डायग्राम दिया था, एक ये भी डायग्राम है, सेम डायग्राम है, इसमें वैलेंसी वगैरह दे रखी है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो रूल्स क्या हैं जब आप कभी कोई कंपाउंड बनाओगे, कुछ बनाओगे, तो रूल्स क्या हैं? तो वैलेंसीज और द चार्ज मस्ट बैलेंस। जैसे अभी बोला ना CO2, कार्बन की वैलेंसी 4 थी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 थी, तो 2 ऑक्सीजन ले लिए तो ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कितनी होगी? 4। तो ये वैलेंसी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और जब भी आप कोई कंपाउंड का नाम लिखते हो जैसे NaCl, तो उसमें NaCl जो लिखा है, NaCl में यानी कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम मेटल है, तो हमेशा सोडियम का नाम यानी कि मेटल का नाम पहले लिखा जाएगा। व्हेन ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, द नेम और द सिंबल ऑफ द मेटल रिटन फर्स्ट। हमेशा किसी भी कंपाउंड में मेटल का नाम पहले आएगा। CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बन गया भाई? देखो, कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है, जुड़ गया, दोनों एक एक चाहिए थे, आराम से कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जब बनेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड में, क्योंकि कैल्शियम एक मेटल है, तो कैल्शियम का नाम पहले लिखा जाएगा और जो नॉन मेटल है उनका नाम बाद में लिखा जाएगा। FeS, आयरन सल्फाइड, आयरन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है। ठीक है, तो आयरन का नाम पहले आया। सोडियम क्लोराइड, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है। ठीक है, हर कंपाउंड में अगर तो दोनों नॉन मेटल हैं, तब तो अलग बात है, बट अगर एक मेटल एक नॉन मेटल है तो मेटल का नाम ही हमेशा पहले आएगा। तो इसके रूल्स क्या हुए? एक तो वैलेंसी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और मेटल नॉन मेटल में क्या होगा कि मेटल पहले लिखी जाएगी, नॉन मेटल बाद में लिखी जाएगी। ये 2 रूल थे और यही एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, अब देखो कंपाउंड बना करके दिखा रखे हैं, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, देखो फर्स्ट कंपाउंड है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन, अब लिखना कैसे है? जब भी पेपर में बनाने के लिए आ जाए आपको वैलेंसी आनी चाहिए। वैलेंसी आती है तो बस डन है काम, फिर तो कुछ भी नहीं है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, यहां लिखा हाइड्रोजन, ठीक है, और उसके साइड में लिख दिया सल्फर। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, उसके नीचे 1 लिख दिया। सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, उसके नीचे लिख दिया। ठीक है, अगर मैं आपकी पुरानी बात में जाऊं तो हाइड्रोजन और सल्फर है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, सल्फर की वैलेंसी 2 है। तो 2 हाथ वाला एक हाथ वाले के साथ तो जुड़ नहीं सकता, तो क्या होगा? एक हाइड्रोजन और चाहिए होगा, तो 1 और 1 2, तभी तो जाके सल्फर के साथ जुड़ेगा। पर आपको इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत आसान सा तरीका है। जो भी हाइड्रोजन की वैलेंसी है उसके नीचे लिखो, सल्फर की वैलेंसी है उसके नीचे लिखो। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना मैथ में, H लिखा, S लिखा, H के नीचे लिखा 1, सल्फर की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को इधर से 1 को इधर से। जब 2 को H से करोगे तो क्या हो जाएगा? H2 और S अकेला S1, तो S1 लिखने की जरूरत नहीं, तो इसको क्या लिख देंगे? H2S। डन। CO2 ऊपर बता के हम CO, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया C2O4। तो 2:4 काट देंगे, 1 2 2 1 2 2 1 4, तो C1 और O2, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि क्या बन जाएगा? CO2। ठीक है, ऐसे कंपाउंड बनेंगे। HCl, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, दोनों 1 1 आएंगे तो HCl। सिमिलरली NaCl, दोनों की वैलेंसी 1 1 है, 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल NaCl। ठीक है, अच्छा C, कार्बन और क्लोरीन, कार्बन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी कार्बन की वैलेंसी 4, क्लोरीन की वैलेंसी 1, मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? C1Cl4, 1 लिखने की जरूरत नहीं, CCl4। तो क्या रहे हैं ये नीचे, जो ये नीचे लिखी जा रही हैं वैलेंसीज, तो वैलेंसीज याद रखनी पड़ेंगी। यहाँ पे लिख दिया Mg, यहाँ लिख दिया Cl। मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2, क्लोरीन की है 1, मल्टीप्लाई करो, Mg1, 1 लिखने की जरूरत नहीं, और Cl2, MgCl2। ठीक है, ऐसे ही एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, Al2O3।
ये 2-3 आया है, इसमें कुछ बनता नहीं रेशो तो रहने दिया। जब 2-4 आया था कार्बन और क्लोरीन के केस में या किसी और केस में तो हमने कट कर दिया था, 1:2 लिख दिया था। ठीक है, तो इतने आसान है कार्बन या कोई भी कंपाउंड बनाने। तो आई होप आप समझ गए हो। एक बार फिर बता देता हूँ, कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ, NaCl का ले लेता हूँ। जो भी कंपाउंड बनाना है उसके नीचे उनकी वैलेंसी लिखनी है और वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बन जाएगा Na1Cl1, बट दोनों 1-1 है तो लिखने की जरूरत नहीं, NaCl। डन। एक और बता दूं क्या, CCl4 फिर से देख लो। CCl कार्बन की वैलेंसी 4, इसकी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, C1 लिखने की जरूरत नहीं और Cl के साथ क्या हो जाएगा 4, CCl4। बस ये कंपाउंड बनाने के तरीके हैं। यहाँ पे कुछ एटॉमिक मास लिखे हैं, ये आपको याद रखने हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के एटॉमिक नंबर 20 तक, यानी कि हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक के सारे एटॉमिक मास आपको याद होने चाहिए और एटॉमिक नंबर तो याद होने ही चाहिए। एक बार रिवाइज कर लेंगे आप फटाफट से। 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरोन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियॉन, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सल्फर, 15 आपका हो गया क्या 14 था सिलिकॉन, 15 हो गया आपका सल्फर, 16 हो गया फॉस्फोरस, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम और 20 कौन है आपका कैल्शियम। इनके एटॉमिक मास आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोलिकुलर मास। इतना आसान टॉपिक, बहुत ही आसान, बच्चों को इतना मुश्किल लगता है ये। आपको याद क्या करना है इसके लिए, एटॉमिक मास। ये आपको याद होनी चाहिए एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जरा ध्यान से देख लो किस किस के अभी फॉर्मूला आ रहा है। जैसे मोलिकुलर मास का मतलब क्या होता है, जैसे कोई फॉर्मूला आपको पेपर में दे दिया HNO3, आपको कहेगा कि फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ HNO3। तो आपने क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, यहाँ टेबल में देख लेना। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे लिखेंगे। 1 बीच में डाल दिया प्लस, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, बट यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 बार ऑक्सीजन आया तो इतना, तो 1 + 14, 16 3 = 48, ऐड करोगे तो 48 और 14 62 और ये आंसर आ गया 63। क्या आ गया 63 मोलिकुलर मास। जब भी मोलिकुलर मास निकालो तो उसके एंड में यू लिख दो, यूनिट। ओके, इतना आसान है। एक और लिख के बताऊं, जैसे आगे आपको लिखने के लिए कि CaO, इसका मोलिकुलर मास निकालो। तो कैल्शियम का देखो एटॉमिक मास कितना है 40, ऑक्सीजन का देखो कितना है 16, 40 + 16 आंसर आ गया 56। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान है। जैसे एक कंपाउंड आ गया, बोला कि MgCl2 फाइंड आउट करो, तो मैग्नीशियम का देखोगे तो मैग्नीशियम का 24 प्लस क्लोरीन का 35.5 और ये 2 बार है तो इंटू 2, तो 24 प्लस ऐड करोगे तो ये 71 आएगा, तो ऐड करोगे तो ये 95U। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। मैं आपको कहूंगा कि कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल। तो मोलिकुलर मास जब भी निकालना है, हर एक एटम का एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए और जिस हिसाब से फॉर्मूला लिखा उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल CCl4 कार्बन का है एटॉमिक मास 12, क्लोरीन का है 35.5 और ये 4 टाइम है 35.5 × 4 कर लो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा U। ठीक है, कुछ भी एनीथिंग। एक आ गया CaOH ट्वाइस, फाइंड द मोलिकुलर मास। कैल्शियम 40 प्लस ऑक्सीजन 16, इस ब्रैकेट के बाहर 2 है तो 16 × 2 प्लस H का 1 ब्रैकेट के बाहर 2 है तो × 2, बस सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा उसके बाद U। तो ठीक है, ऐसे आपने एटॉमिक मास निकालना है। पता क्या होना चाहिए आपको, एटॉमिक मास हर एक के याद होने चाहिए। ओके, तो एटॉमिक मोलिकुलर मास की डेफिनेशन देख लो क्या है। तो द मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन द मोलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, H2O का निकालोगे तो H का 1 है और H 2 बार है तो इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, आंसर आ गया 18U। और जब भी आप इसको निकालोगे तो इसकी यूनिट क्या है, U। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ये निकालने के बाद आपने U लिखना ही है आगे। ठीक है, अच्छा ये रहा HNO3 का भी ऊपर मैंने सॉल्व करके बताया था आपको, 63 आ रहा था हमारा। तो जो भी आंसर आए उसके आगे क्या लगा देना है, U। अच्छा,
ऊपर अभी हमने निकाला है मोलिकुलर मास, ठीक है, नीचे आ गया निकालना फॉर्मूला यूनिट मास। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के दो सेम है, सिर्फ डिफरेंस इतना है अच्छा यानी कि मैं ऐसे करता हूं, इसके साथ लिख देता हूं वर्सेस मोलिकुलर मास, ऐसा कर लेते हैं। अगर इनके अंदर डिफरेंस भी पूछ ले तो क्या बताओगे, तो फॉर्मूला यूनिट मास वर्सेस मोलिकुलर मास, दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है मोलिकुलर मास तो किसी भी एनी मोलिक्यूल, कोई भी मोलिक्यूल का हो सकता है, एनी मोलिक्यूल, ठीक है, बट फॉर्मूला यूनिट मास सिर्फ होता है आयनिक कंपाउंड का। किसका, आयोनिक कंपाउंड। जब भी कोई आयनिक कंपाउंड की बात आए, आयनिक माने जिसमें प्लस माइनस लगाओ, फॉर एग्जांपल Na+Cl नेगेटिव, अब इसका निकलेगा तो इसका भी मोलिकुलर मास ही, बट थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए अगर कोई आयनिक कंपाउंड हैं तो उनका मोलिकुलर मास ना लिख करके उनका क्या लिख देते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, करना सोल्व बिल्कुल वैसे ही है, सेम टू सेम करना है। बस अगर कोई आयनिक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल CCl4, ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है, तो इसका क्या निकलेगा, मोलिकुलर मास। NaCl का क्या निकलेगा, फॉर्मूला यूनिट मास, बस इतना डिफरेंस है। HCl का भी क्या निकलेगा, फॉर्मूला यूनिट मास, ऐसे करके। तो फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, ठीक है, ऑफ ए इज कैलकुलेटेड, ये सेम टू सेम है। ओनली डिफरेंस इज दैट द वर्ड फॉर्मूला यूनिट मास इज यूज्ड व्हेन द पार्टिकल्स आर आयंस, और कहीं पे नहीं, बस जब आयंस होंगे तब किसको यूज कर लेंगे, तब फॉर्मूला यूनिट मास को यूज करेंगे, अदरवाइज तो सेम चलेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ एटॉमिक मास करके दिखा रखा है CaCl2 का, ये आपको कुछ भी नहीं है इसमें, आप देख लेना। Ca का 40 लगा दिया, Cl2 है, Cl का 35.5 × 2 सॉल्व कर लिया तो 111, और इसके बाद क्या लिखना है आपने, U, वेरी इंपॉर्टेंट, U लिखना ही लिखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के दिन का वो है मोल कंसेप्ट। इतना आसान टॉपिक क्लास में समझाएंगे तो समझ नहीं आ रहा होगा, आप कहोगे कि यार ये क्या है, बट आज मैं समझा दूंगा क्लास से पहले ही, तो आप कहोगे कि क्या बात है सर, ये तो बहुत आसान टॉपिक है। मोल कंसेप्ट, भाई करियाने की दुकान पे जाते हैं तो बोलते हैं चीनी दे दो, चीनी के आगे कुछ तो बोलेंगे, वो कहेगा कितनी, एक दाना, नो, हम बोलेंगे 1 किलो सर, 1 किलो चीनी चाहिए, वो कहेगा अच्छा, दे देगा तोल के आपको, बढ़िया भाई, ले लिया आपने। फिर आप चले गए संतरे खरीदने, ऑरेंज, तो ऑरेंज वाले के पास गए, ऑरेंज वाले को बोला आपने कि भैया दे दो 1 किलो, उसने बोल दिया 1 किलो ले लो भाई। अब आप आगे केले वाले के पास, बनाना, तो बनाना जो बेचते हैं वो किलो के हिसाब से नहीं बेचते, वो किस हिसाब से बेचते हैं, डजन, जिसको दर्जन भी कहते हैं। एक दर्जन में कितना होता है, 12, तो ये 1 किलोग्राम, ये दर्जन, ठीक है, ये सारी की सारी यूनिट क्या है, ये मेजर करने के लिए है। एक ये जो किलोग्राम है इसमें हम मेजर नहीं करते, मतलब मेजर तो करते हैं, द मेन डिफरेंस इज काउंटिंग, ये वर्ड मैं आपको बोलना भूल गया, मेन चीज जो है वो काउंटिंग की है, ठीक है, तो काउंटिंग। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि भाई 1 दर्जन चेयर चाहिए, तो क्या आप काउंट कर दोगे, बिल्कुल काउंट कर दोगे, आप कहोगे सर 12 चेयर चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं 1 किलोग्राम चीनी दे दो, क्या आप काउंट कर पाओगे, नो, आप काउंट नहीं कर पाओगे। तो अब हमने करनी है काउंटिंग। अब हम बाकी चीजों को तो वेट में मेजर कर लेते थे, किलोग्राम में, मिलीग्राम में, ये सब में, पर जो एटम्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, उनको जो है मेजर वेट कर पाना बड़ा ही मुश्किल था। तो उनको मेजर कर पाना, वेट उनका निकाल पाना मुश्किल था। तो एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने जो है इसका एक थोड़ा आराम से निकालने के लिए उन्होंने कुछ कोशिश करी। तो उन्होंने ना एक नंबर दिया, उन्होंने कहा कि जब भी हमें किसी एटम्स को, जैसे कोई कार्बन है या हाइड्रोजन है, इन एटम्स की बात करेंगे ना कि ये कितने एटम्स हैं, तो हम बोलेंगे मोल। तो मोल भी क्या है, एक यूनिट है जो मेजर करेगी कि कितने, काउंटिंग में, वो काउंटिंग में करेगी बात। तो जैसे, तो मोल किसके इक्वल है, 6.022 इंटू 10⁻23। इसका मतलब है, देखो 10⁻23 का मतलब होता है बहुत ज्यादा बड़ा, काउंटिंग कर पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। ये तो मतलब अनकाउंटेबल है, आप जिंदगी भर काउंटिंग करते रह जाओगे, इतना ज्यादा है, ठीक है। करोड़ों, लाखों, अरबों, पता नहीं कितने करोड़ों, ठीक है, तो इतना ज्यादा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे जो दर्जन होते हैं, एक दर्जन में 12 केले आते हैं, उसी तरीके से जब मैं बोलूं कि 1 मोल, तो 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स आएंगे, ठीक
ठीक है, सपोज करके आप किसी दुकान पे चले गए, आपने बोला अंकल 1 मोल हाइड्रोजन के एटम दे दो। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है पर समझने के लिए समझ लो। आप दुकान पे गए, अंकल 1 मोल जो है हाइड्रोजन के एटम दे दो, तो कितने एटम आपको देगा? वो आपको एटम देगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन दे देगा वो आपको। ले जाओ भाई। इसी तरीके से अगर आप गए कि अंकल मुझे 1 मोल सोडियम के एटम दे दो, तो भी वो कितने एटम देगा? सेम। अगर आप चले गए 1 मोल नाइट्रोजन के एटम दे दो, तब भी कितने एटम देगा? इतने। यानी कि ये मोल जो है वो क्या बता रहा है? ये काउंटिंग बता रहा है। क्या बता रहा है? काउंटिंग। इसके अलावा कुछ नहीं बता रहा है। उसके साथ तो हम इसको रिलेट करेंगे कि अब ये क्या बताना चाह रहा है, बट आपने याद ये रखना है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब एक चीज इससे पहले अभी मैं और आगे बढ़ूं, एक डिफरेंस और बता देता हूं। एक होता है एटम, एक होता है मोलिक्यूल। मैं पिछली क्लासेस में बता चुका हूं, याद करो कि एटम और मोलिक्यूल में डिफरेंस क्या है। एटम छोटा है, मोलिक्यूल। एटम स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, मोलिक्यूल बड़ा होता है। तो जब एटम्स जुड़ते हैं तब जाकर के क्या बनते हैं? मोलिक्यूल बनते हैं। अगर आपको मैं बोलूं कि यहां पे मैंने लिख दिया H, यहां पे लिख दिया H2, तो हाइड्रोजन तो अकेला एटम है। अब हाइड्रोजन के एक से ज्यादा एटम जुड़े तो क्या बन गया? H2। यानी कि H2 कब बना? H और H जुड़े तब बना। तो जो H2 है वो क्या है? मोलिक्यूल। ऐसे ही Cl एक अकेला एटम है, Cl2 उसका मोलिक्यूल है। O अकेला ऑक्सीजन है, O2 उसका मोलिक्यूल है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी ले लो। P अकेला एक एटम है, P4 फास्फोरस, ये उसका मोलिक्यूल है। तो मोलिक्यूल में एक से ज्यादा एटम आते हैं। इसी तरीके से और एटम मोलिक्यूल की बात करूं तो एटम यहाँ पे मोलिक्यूल, तो यहाँ पे मैंने लिखा हाइड्रोजन, ये एटम है। H2 ये मोलिक्यूल है। ऑक्सीजन एटम है, H2O अब ये भी जुड़ गया, ये क्या है? मोलिक्यूल है। ठीक है, तो H2O क्या है? एक मोलिक्यूल है, क्योंकि एक से ज्यादा एटम इसमें आ रहे हैं। तो मोलिक्यूल और एटम में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब एक चीज और, अभी मैंने बोला कि आप एक दुकान पे गए, आपने बोला कि अंकल 1 मोल जो है कार्बन के एटम दे दो, तो कितने देगा वो आपको? 6.022 इंटू 10⁻23। बट अगर आप दुकान पे गए, आपने बोला अंकल 1 मोल H2O मोलिक्यूल दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मोलिक्यूल बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एटम बोला, आपने बोला क्या? 1 मोल। तो जब आपने बोला कि 1 मोल H2O दे दो, तो वो H2O के कितने पार्टिकल देगा? इतने पार्टिकल, इतने ही देने वाला है वो 6.022 इंटू 10⁻23। अगर आपने एटम बोला तो एटम्स के दे देगा, अगर आपने मोलिक्यूल बोला तो मोलिक्यूल के उतने पार्टिकल दे देगा। सिर्फ इस चीज को आपने याद रखना है और ज्यादा नहीं। ठीक है, तो 1 मोल क्या है? काउंटिंग है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स की। ठीक है, और 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं जैसे 1 दर्जन में 12 होते हैं। अगर आप दुकान पे जाते हो कि 1 मोल एटम दे दो, तो आपको इतने एटम देगा। काउंटेबल नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने बोला एटम दे दो इतने, तो भी इतने पार्टिकल देगा। अगर आपने मोलिक्यूल बोला तब भी इतने देगा। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, एटम अकेला होता है और मोलिक्यूल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम होता है। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। अब पढ़ लेते हैं इसमें थ्योरी क्या है। 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज, चाहे वो एटम है, मोलिक्यूल है, आयंस है, कुछ भी हो सकता है मोलिक्यूल में, इज द क्वांटिटी इन नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं आगे जाकर के। अभी पढ़ते हैं, पहले थोड़ा सा पढ़ लें। द नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं उसमें? 6.022 इंटू 10⁻23। दिस इज नोन एज एवोगैड्रो कांस्टेंट। ये आपको पेपर में पूछ सकता है 1 मार्क्स में कि व्हाट इज एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो आप बोलोगे 1 मोल इज इक्वल टू इतने पार्टिकल्स एंड दिस इज एवोगैड्रो कांस्टेंट। ठीक है, और ये एवोगैड्रो ने बताया, तो एवोगैड्रो के नाम पे आ गया, इसलिए इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। इसको n नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n नोट इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। जब आप +1 +2 में जाओगे तो वहां पे इसके न्यूमेरिकल से मिलेंगे, यहाँ पे भी मिलेंगे, अभी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इसकी ये है कि इसमें फिक्स है। क्या फिक्स है? चलो पहले बताता हूं फिक्स क्या है। अब क्या है कि देखो, किसी भी चीज का 1 मोल कितना होगा?
अब आप एक चीज देखो, क्या इतने पार्टिकल को मेजर कर पाना पॉसिबल है? गिनना, इतने पार्टिकल को कौन गिनेगा? ये तो गिन ही नहीं पाएंगे हम। तो कैसे पता चलेगा कि 1 मोल कितना है? तो भाई 1 मोल हमेशा उतना होता है जितना, चाहे आप एटम की बात कर रहे हो चाहे आप मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, आपने हमेशा उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास निकालना है। फॉर एग्जाम्पल H2O। H क्या है? एटम। ये है एटम और ये क्या है? मॉलिक्यूल। अब इन दोनों को 1 मोल लेने जाना है आपने दुकान पे, ठीक है? तो 1 मोल कैसे मिलेगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1। तो इसके आगे क्या लगा दो? ग्राम। तो हाइड्रोजन के 1 ग्राम में अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन ले लो तो कितने पार्टिकल आएंगे? 6.023 × 10⁻23। अब आप चले गए दुकान पे कि अंकल H2O पानी के 1 मोल दे दो। अब वो पानी का 1 मोल कैसे देखेगा? आप देखो कैसे देखेगा वो। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, इसका मोलिकुलर मास निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि 2 है, प्लस O का कितना है एटॉमिक मास? 16। तो 2 + 16 18। इसके आगे क्या लगा दो? ग्राम। तो जब वो पानी के 18 ग्राम आपको दे देगा तो वो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो जाएगा? उसने आपको पानी के 1 मोल दे दिए। यानी कि वो काउंट नहीं करेगा। अब वो क्या करेगा? उसका एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास निकाल लेगा। एटॉमिक मास तब निकाल लेगा जब वो अकेला एटम होगा, मोलिकुलर मास तब निकालेगा जब वो मोलिक्यूल होगा। एक और एग्जांपल लेके बताता हूं। फॉर एग्जांपल O क्या है? एटम, ठीक है? और एक है CO2, ये क्या है? मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एटम आ गए हैं। तो अब अगर आप दुकान पे जाओ कि अंकल मुझे ऑक्सीजन का 1 मोल दे दो, तो वो क्या पार्टिकल थोड़ी गिनने बैठेगा कि 6.023 × 10⁻23 पूरी जिंदगी लगा देगा। वो तो नहीं, वो देखेगा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो 16 क्या लगा देगा? ग्राम। तो वो 16 ग्राम ऑक्सीजन आपको दे देगा, तो ऑटोमेटिकली इतने पार्टिकल आपके पास आ गए। अब आप कहोगे कि अंकल CO2 का 1 मोल दे दो, तो फिर वो इतने पार्टिकल थोड़ी गिनेगा। वो क्या करेगा? कार्बन का एटॉमिक मास है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, ये 2 टाइम्स इंटू 2, 12 + 32, यानी कि आंसर आया 44। इसके सामने लगा देगा ग्राम, यानी कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे देगा, और उसका सीधा सीधा मतलब क्या होगा कि आपके पास इतने पार्टिकल्स आ गए। ठीक है, डन। अब एक बात बताओ, आप केले वाले की दुकान पे जाते हो, 1 दर्जन केले लिए। 1 दर्जन जो केले लिए, केलों का साइज छोटा बड़ा भी तो हो सकता है। एक आदमी को उसने 1 दर्जन केले छोटे दे दिए, सेम 50 रुपए के। एक आदमी को उसने 1 दर्जन केले दे दिए 50 रुपए के ही, और वो बड़े दे दिए। तो जो छोटे केले थे उनका वजन तो कम था, और जो बड़े केले थे उनका वजन ज्यादा था। तो ये जो क्वांटिटी थी, दर्जन या जो भी थी, उसमें वेट कांस्टेंट नहीं आता था। बट मोल कंसेप्ट ऐसा है कि इसमें हमेशा वेट कांस्टेंट रहेगा। आप देख रहे हो ये 16 ग्राम है। कहीं पे भी अर्थ पे चले जाओगे, ऑक्सीजन का अगर आप 1 मोल लोगे तो 16 ग्राम में मिलेगा आपको। ठीक है, इसी तरीके से अर्थ पे कहीं पे भी चले जाओगे, किसी भी कंट्री में चले जाओगे, CO2 का 1 मोल मांगोगे तो 44 ग्राम ही मिलेगा। यानी कि इसमें क्या चीज फिक्स है? इसमें वेट फिक्स है। ये क्या है? इसकी एडवांटेज है। तो एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इज दैट 1 मोल ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस इज फिक्स। 1 मोल फिक्स है क्योंकि उसका वेट फिक्स है। आपको एटॉमिक मास निकालना है, सिंपल। सो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास। एटॉमिक मास कब वो सिंगल होगा, मोलिकुलर मास कब वो जब ज्यादा होंगे। तो देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1। तो उसको 1U लिखते हैं। पहले बताया था मोलिकुलर मास निकालने के लिए हमेशा क्या लिखते हैं? U। पर जब मोल लिखते हैं तो मोल के आगे, मोल लिखने में उसी के आगे G लिख देते हैं। तो 1U किसका था? हाइड्रोजन का, जिसमें 1 हाइड्रोजन का एटम आता था। अगर 1 ग्राम की बात करेंगे तो 1 ग्राम 1 मोल के इक्वल होगा हाइड्रोजन के, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1। तो हाइड्रोजन के 1 ग्राम में कितने पार्टिकल आ जाएंगे? इतने। इसी तरीके से ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो ऑक्सीजन के 16 ग्राम में कितने पार्टिकल आ जाएंगे? इतने। ओके, तो उसका एटॉमिक मास निकालो और सिंपल सी बात है, उसको कर दो। तो ये जो मोल है, तो मोल क्या बताता है? काउंटिंग बताता है कि इतने पार्टिकल चाहिए मुझे। ठीक है, और इसको जो इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट थे वो विल्हेम ओसवर्ल्ड थे। ठीक है, और वो इसमें जो हमने बोला मोल का मतलब क्या होता है? हीप होता है। हीप माने ढेर, जैसे कुछ ढेर सा नहीं लगा होता एटम्स का, ऐसा कुछ ढेर, पहाड़ी इतना छोटा सा ढेर सा, मिट्टी का ढेर या कुछ भी ऐसा ढेर होता है इसका मतलब। तो आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल। अगर समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी देखते हैं पेपर में क्वेश्चन आएगा जैसे, तो कैलकुलेट, इसमें जो है ना बुक में, मैंने बुक के न्यूमेरिकल लिए हैं आपके एनसीईआरटी के,
तो बुक में अपने तरीके से दे रखा है, आप कंसेप्ट बिल्डिंग करो, आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। अच्छा अभी देखो, मैं आपको 1 मिनट रुको, मैं ना सॉल्यूशन नहीं दिखा रहा। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल निकालने हैं कितने, 52 ग्राम ऑफ हीलियम के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हीलियम का एटॉमिक मास कितना है, 4। तो यानी कि हीलियम के 4 ग्राम में कितने पार्टिकल आएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। यानी कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि हीलियम के 4 ग्राम में कितना आएगा, 1 मोल आएगा। अब वीडियो पॉज करके ये मुझे पहले आगे मत बढ़ाना, सोचना कि हीलियम के मैं कितने मोल लूं कि 52 ग्राम हो जाएं। सोचो, अब वीडियो पॉज कर देना, मैं तो आंसर बोल रहा हूं। क्वेश्चन ये था कि हीलियम के 52 ग्राम में कितने मोल आएंगे। अब मुझे ये पता है हीलियम का एटॉमिक मास है 4, तो यानी कि हीलियम के 4 ग्राम में 1 मोल आएगा। अगर हीलियम के 4 ग्राम में 1 मोल आता है तो 52 ग्राम में कितने आएंगे, 52/4, यानी कि आंसर आएगा 13 मोल। सिंपल, समझ गए हो। जैसे कि मैं आपको बेसिक सा एग्जांपल देता हूं। आपको क्वेश्चन पूछा कि 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने मोल आएंगे इसमें। आप बोलोगे कि सर हाइड्रोजन के एटॉमिक मास होता है 1, तो हाइड्रोजन के 1 ग्राम में 1 मोल आएगा। तो 10 ग्राम में कितने मोल आएंगे, 10 मोल आएंगे भाई। इसी तरीके से हीलियम का एटॉमिक मास 4 है, तो 4 ग्राम में 1 मोल आएगा। तो 52 ग्राम में कितने मोल आएंगे, 52/4 कर दिया, सिंपल, 13 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 × 0 इतने नंबर ऑफ हीलियम एटम, इतने सारे एटम्स हैं भाई किसके, हीलियम के, तो कितने मोल आएंगे। तो सिंपल सी बात है भाई, देखो हीलियम के या किसी के भी 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल आते हैं 1 मोल में। यहाँ कितने दे रखे हैं, 12। तो इसको अगर आप डिवाइड करो 2 से तो आपको पता चल जाएगा, सॉरी इससे ये तो दे रखे हैं इतने पार्टिकल, अगर इसको 6.023 से डिवाइड करोगे तो आपको सीधा सीधा दिखेगा कि ये कितने मोल आएंगे, 2 मोल, क्योंकि 1 मोल में तो 6.022 पार्टिकल हैं। और 12 × 044 कब आएंगे, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल था ये क्वेश्चन। तो देखो, इन्होंने अपने फॉर्मूले के हिसाब से किया, मैंने आपको सिंपल समझाया कि 13 मोल आए थे, ठीक है, और यहां पे आ गया था आंसर कितना, 2। ठीक है, ऐसे ही एक और देख लेते हैं, ये एग्जांपल है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपने बताना है कि 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, इसको भूल जाओ यार 0.5 को, N2 गैस की बात कर रहा है। तो पहले तो नाइट्रोजन की बात करें तो एटॉमिक मास होता है इसका 14, और ये 2 है, तो 14 × 2 कितना हो गया, 28। तो 28 ग्राम की बात होने वाली है, यानी कि पहले तो सिंपल सा मैं समझ लूं इतना। तो इसने बोला है कि N2 गैस के 0.5 मोल में कितने मॉलिक्यूल आएंगे। भाई N2 के 1 मोल में कितने पार्टिकल आएंगे, 6.023 इंटू 10⁻23, सिंपल, इतनी आएंगे। ठीक है, अब इसका मैंने कितना लेना है, मैंने लेना है उसका हाफ मोल, उसका मोल मैंने कम करना है। तो जब मैं इसका मोल कम करूंगा तो इसका मोल कम करने के लिए मुझे कम करना पड़ेगा ना, कम ही तो करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था ना आपको कि देखो N2 की बात कर रहे थे हम, है ना, N2 का एटॉमिक मास कितना आएगा, 14 × 2 यानी कि 28। तो 28 ग्राम में कितना आएगा, 1 मोल, और मुझे कितना चाहिए, हाफ मोल। तो 28 ग्राम में 1 मोल आ रहा है, तो हाफ मोल कितने में आएगा, 14 ग्राम में आ जाएगा। सिंपल था ना, तो आपने यही निकालना था। तो कितने ग्राम में, तो आंसर आ गया आपका 14 ग्राम। इसी तरीके से 0.5 मोल ऑफ N एटम, N का एटॉमिक मास कितना है, 14। तो 14 ग्राम में ही कितना आ जाएगा, 1 मोल। अब उसका कितना मोल ले रहे हैं, ये 0.5। तो 0.5 कब होगा, 14/2 करेंगे तो ये आएगा 7 ग्राम। ओके, ये भाई देखो, मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको। मैंने एक तो ये बताया था अभी आपको एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस, एटम सिंगल होता है, मॉलिक्यूल डबल होता है। अब जैसे इसी क्वेश्चन को दोबारा बताता हूं, N2 और N की बात करिए इसने, N का एटॉमिक मास होता है 14, ये 2 टाइम है तो ये हो गया 28। तो ये जो है N2 के 28 ग्राम में 1 मोल आएगा।
ठीक है, और n का एटॉमिक मास है 14, और n के 14 ग्राम में ही 1 मोल आएगा। तो 1 मोल में कितने ग्राम आ रहे हैं 28, यहाँ 1 मोल में कितने ग्राम आ रहे हैं 14। तो अगर 1 मोल में 28 ग्राम आ रहे हैं तो 0.5 मोल कितने ग्राम में आएंगे 14 ग्राम में। इसी तरीके से एक क्वेश्चन था, तो 1 मोल में 14 ग्राम आ रहे हैं, तो हाफ मोल में यानी कि 0.5 मोल में कितने ग्राम आएंगे 7 ग्राम। तो ये सिंपल सा इसका कंसेप्ट है कि आपने उसका सबसे पहले तो एटॉमिक मास याद करना है, एटॉमिक मास के बाद आपने क्या करना है उसका जो भी है, अगर तो सिंपल सिंगल था तो वो निकाल लिया मैंने। तो जिस किसी भी चीज की आप बात करते हो तो जो उसका एटॉमिक मास होता है ना, उसका एटॉमिक मास उसके मोल के इक्वल होता है। जैसे फिर एक बार देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, एक बार दोबारा बताया। तो इसने बोला कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। तो सबसे पहले मैं 52 ग्राम को भूल जाता हूं, मैं हीलियम का एटॉमिक मास देखता हूं कितना 4। तो यानी कि 4 ग्राम जब मैं अगर हीलियम के लूंगा तो उसमें 1 मोल आ जाएगा। 4 ग्राम में क्या आ जाएगा 1 मोल। अभी मेरे को 4 ग्राम में यानी कि 1 मोल इज इक्वल टू 4 ग्राम। अभी मुझे कितने ग्राम चाहिए 52 ग्राम चाहिए। तो 52 कैसे आएगा, 4 को अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करूं तो 15 आ जाएगा, और इधर भी मैं 13 से मल्टीप्लाई करूं तो यानी कि 13 मोल में आपके कितने ग्राम आएंगे 52 ग्राम। ये तो छोटे बच्चों वाले ये जो उसमें हम इकाई लगा के करते थे क्वेश्चन, वही वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको सिंपल याद ये रखना है कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास है उतने ग्राम में। और लेता हूं एक एग्जांपल और लेता हूं, CO2 का पहले हम एटॉमिक मास निकालते हैं, सॉरी मोलिकुलर मास। कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ऑक्सीजन का है 16 इंटू 2, तो ये आया सॉल्व करके 44। तो यानी कि CO2 के अगर मैं 44 ग्राम गैस ले लूं CO2 तो किसके इक्वल होगी, वो 1 मोल के इक्वल होगी। अब आपको ये पूछे कि मुझे CO2 के 4 मोल चाहिए, मुझे CO2 के 4 मोल एटम्स चाहिए या 4 मोल जो है ना मुझे पार्टिकल चाहिए, तो बताओ मैं कितना ग्राम लूं। तो भाई CO2 का मैंने मोलिकुलर मास निकाला 44 ग्राम, इसके 44 ग्राम में कितना आ रहा है 1 मोल, और मुझे कितने चाहिए 4 मोल। तो 44 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 से 16, 4 4 से 16 और 70। तो अगर मैं CO2 के 176 ग्राम ले लूं तो उसमें 4 मोल पार्टिकल आ जाएंगे। अगर वो कहे कि मुझे CO2 के 0.5 मोल चाहिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो CO2 आपने निकाला 44 ग्राम, तो 44 ग्राम में कितना मोल आ रहा है 1 मोल। 0.5 मोल कितने में आएगा 44/2 में, यानी कि 22 ग्राम में। ठीक है, इसी तरीके से एक एग्जांपल और ले लेता हूं। ये आएगा आपको पेपर में, आपको आएगा सपोज CH4, एक कंपाउंड है CH4, आपको कहेगा CH4 के मुझे 10 मोल चाहिए, मेरे को 10 मोल CH4 चाहिए, तो बताओ उसमें कितने आपको ग्राम लगेंगे, कितने ग्राम लगेंगे और कितने पार्टिकल लगेंगे। ये सारा कुछ उसने पूछ लिया, आपने कहा कि कोई दिक्कत नहीं भाई निकालते हैं ना। सॉरी, तो C का एटॉमिक मास है 12, हाइड्रोजन का है 1 इंटू 4, तो आपने देखा तो ये 16 आया। तो CH4 का अगर मैं 16 ग्राम ले लूंगा तो किसके इक्वल आएगा 1 मोल के। मुझे कितने मोल चाहिए 10 मोल, तो 1 मोल में 16 ग्राम है, तो 10 मोल में कितने ग्राम आएंगे 160 ग्राम। तो 160 ग्राम अगर मैं CH4 ले लूंगा तो मेरे पास कितने पार्टिकल आ जाएंगे 10 मोल हो जाएंगे। और अब आपको कह रहा है कि कितने पार्टिकल आएंगे इसमें, भाई कितने मोल चाहिए आपको 10 मोल। 1 मोल में पार्टिकल आते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, और आपको 10 मोल चाहिए, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। अगर अभी भी कोई दिक्कत लगे तो मुझे बता देना, मैं एक वीडियो और बना सकता हूँ मोल कंसेप्ट के ऊपर अकेले। सो थैंक यू सो मच। अभी ये चैप्टर जो है ओवर है आपका, ठीक है, इस चैप्टर में और कुछ नहीं बचा है। ये सारे न्यूमेरिकल जो हैं आप एक बार ट्राई कर सकते हो। ट्राई करने के बाद अगर कोई डाउट आए तो मेरे से पूछ लेना, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात है नहीं आपके लिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा।